बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हमारे मुल्क में किसी अहम मसले को या केस को दफनाना या दबाना इंतहाई आसान है और उसके लिए सबसे आसान काम यह है कि कोई कमेटी या कोई कमीशन बना दिया जाए। अगर हम पिछले 70 बरस का जायज़ा लें, पाकिस्तान की तारीख देखें तो ऐसे बहुत सारे हमें कमीशंस मिलेंगे जिनकी रिपोर्ट्स कहाँ गई किसी को नहीं पता, और अगर रिपोर्ट्स तैयार हुई भी तो वो सर्द खाने की ही शायद जीनत बनकर रह गई। अगर हम शुरू करें सकूते ढाका से, 1971 के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमीदुर रहमान कमीशन बनाया गया था। 1972 में इस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई थी और इस कमीशन ने वो नाम लेकर तयन किया था जो जिम्मेदार थे, और सामने इस तरह से आ गई थी कि 20 बरस के बाद इंडिया टुडे ने उसका जिक्र किया था और उसको पब्लिश कर दिया था भारतीय जरीदे ने, लेकिन हमारी हुकूमत उस लीक्ड रिपोर्ट पर भी खामोश हमें नजर आई थी। उसके बाद 1988 में एक और इसी किस्म का हादसा ओजड़ी कैंप का, और उस पर भी हमने देखा था कि कमीशन बने थे और दो कमेटियां बनाई गई थी। किसकी गफलत थी तयन करना ये था मकसूद, लेकिन एक की तो रिपोर्ट कभी आई ही नहीं थी और दूसरी लेफ्टिनेंट जनरल इमरान उल्लाह की क़यादत में कमेटी बनाई गई थी जो कि उस वक्त कमांडर 10 कोर थे, और उस कमेटी ने इसको महज हादसा करार दे दिया था। और जो हुकूमत ओजड़ी कैंप की तरह तो उड़ा दी गई थी, अगर वाकई इतनी बेज़रर सिफारिशात थीं तो वो क्यों आवाम के सामने नहीं लाई गई। उसके अंदर जो कुछ कहा गया था वो भी कभी शाया नहीं हुई। फिर उसी साल 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो फ़ज़ाई हादसे में जाँ बहक हुए थे, और 5 बरस गुजरने के बाद उनके फ़िक्री वारिस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मियाँ शफीउर रहमान साहब की क़यादत में एक कमीशन बनाया था, इंक्वायरी कमीशन। उसका भी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसमें हक़ाइक़ क्या थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ज़ाब्ता कार के तहत लाने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया था साबिक एयर चीफ मार्शल जुल्फ़िकार अली ख़ान की सरबराही में। उसकी भी अगर ये कहा जाए कि बड़ी बेज़रर सी सिफारिशात थीं तो वो भी गलत नहीं होगा, जिसमें से एक तो ये बाहर आई थी कि ISI का सरबरा जो है वो बारी बारी तीनों मुसल्लह अफवाद से होना चाहिए, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट का भी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था जुलाई 2007 में, और अदालती कमीशन ने इस वाक़े के 6 बरस के बाद इसकी जो रिपोर्ट थी वो मुकम्मल कर दी थी, और एक हिस्से को तो इसके खुफिया रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जुज़वी हिस्से की इशाअत की इजाज़त दी थी, लेकिन वो जुज़वी हिस्सा भी कभी किसी के सामने नहीं आया। फिर इसी तरीके से 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी अमरीकी कमांडो एक्शन में एबटाबाद में। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन बना था। वो जो कमीशन की रिपोर्ट थी 334 सफ़हात पर मुश्तमिल, वो अल जज़ीरा चैनल ने तो शाया कर दी, उन्होंने तो नशर कर दी, लेकिन हमारी हुकूमत जो है उस पर फिर भी खामोश रही, वो आज तक किसी के सामने नहीं आ सका। और फिर अगर हम बात करें 17 जून 2014 को पुलिस फायरिंग से जो कुछ हुआ था लाहौर में, जिस तरीके से पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, उस हवाले से भी कमीशन बना जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में। 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट अपनी मुकम्मल की, लेकिन उस रिपोर्ट को भी मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। और अब हुआ क्या है इस केस के हवाले से कि जो खुसूसी अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसने सानह मॉडल टाउन केस में जो नामजद IG पुलिस हैं मुश्ताक सुखेरा समेत 127 पुलिस अफसरान को और एहलकारों को 17 फरवरी को तो तलब कर लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, चंद विफाकी वज़रा जिसमें ख्वाजा आसिफ या चौधरी निसार साहब या परवेज़ रशीद साहब के नाम हैं, या फिर सूबाई वज़ीर अगर हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब की, इन तमाम लोगों को तलब करने की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी है। और इस हवाले से कहा यह गया है कि इनके खिलाफ इस्तगासा ने ठोस शवाहिद जो हैं वो जमा नहीं कराए हैं, और जब तक शवाहिद नहीं होंगे, सबूत नहीं होंगे, तो कैसे किसी को तलब किया जा सकता है। और आज ही की एक और पेशरफ्त ये थी कि गुल्लू भट्ट, जो उस वक्त एक किरदार हमने देखा था मीडिया पर जो कि गाड़ियां भी तोड़ता हमें नजर आया, लोगों की अमलाक को, इस मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाते नजर आया, आज उसको भी रिहा कर दिया गया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी सजा जो है वो कलअदम करार दे दी है, और उस पर जो दहशतगर्दी की दफात थी उनको भी खत्म कर दिया गया है। आज वो भी जेल से रिहा हो गए। मॉडल टाउन ये जो सानहा था, इसका एक छोटा सा खुलासा हमने तैयार किया है, आपको वो दिखाना चाहेंगे।
हम आपसे बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। मेरी मामा, मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज हम वापस नहीं जाएंगे, अपने सीनों में गोलियां खाएंगे, लेकिन इनकलाब के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। हम इस हुकूमत को, इस करप्ट निजाम को, हम इसको पास करके दम लेंगे। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। आपका मनसूख किया गया है। क्यों मारा इन्होंने मेरी मामा को, क्यों मारा मेरे पापा को? मेरा क्या कसूर था, मेरे बहन भाई का क्या कसूर था? तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। ये वादा है हमारा तुमसे, इस कौम की बेटी का वादा है, इस कौम की बेटी का वादा है। अरे बिगाड़ सकते हो तो दिन के वक्त आके कुछ बिगाड़ते हमारा, आते हमारे सामने बात करते, तुम तो जमहूरियत के कायल हो, फिर क्यों ये सब कुछ किया? जवाब दो, घरों में क्यों बैठे हो? बाहर निकलो, हमें जवाब दो। ब्यूटीफुल शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, ब्यूटीफुल शॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने क्या गुनाह किया है? ये पुलिस वाले हम पेड़ काट के तुम्हें तनख्वाहें देते हैं, हमारे तहफ्फुज़ के लिए बने, और हम पे गोलियां बरसाते हो। लाशें अंदर रख के मारो, हम इन्हें नहीं अस्पताल जाने देंगे। मेरे मियाँ को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ ले गए उनको। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा हुक्म। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। तो ये सानहा मॉडल टाउन का खुलासा भी आपने देखा। जो खुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसका फैसला पाकिस्तान अवामी तहरीक ने फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या वाकई में इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? आज भी यही बुनियादी सवाल है। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। खुरम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक के, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। लाहौर में हमें एक बच्ची बिस्मा अमजद ज्वाइन कर रही हैं जो कि डायरेक्ट जो है मुतासिर हुई हैं इस जुल्म से, इस जबर से। आपको बताते चलें कि बिस्मा की वालिदा तंजीला अमजद को डायरेक्ट फायर करके शहीद किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, इनकी फुप्पी शाजिया मुर्तज़ा भी इसी रोज़, इसी सानहे में, इसी हादसे में शहीद की गई थी पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुई थी। और बिस्मा के साथ उनकी नानी मुमताज़ हनीफ साहिबा भी मौजूद हैं, यानी तंजीला अमजद शहीद की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे मेहमानों से। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खुरम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। आज का जो फैसला और जिस तरीके से कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब के समेत 12 अफराद जो हैं उनको तलब करने की इस्तदा आपकी मुस्तरद हो गई है। ये कल से ही हम देख रहे हैं मीडिया पर। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या है? आपको वाकई लगता है कि इतने अरसे से जो इंसाफ के मुतलाशी पैट के वर्कर्स हैं उन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा? इस मुल्क में उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एहतमाम हुज्जत ज़रूर करना है और वो हम करेंगे, हक भी रखते हैं। आज जो गुल्लू भट्ट को रिहा किया गया है, अगर ये दहशत गर्दी नहीं है तो खुदारा दहशत गर्दी को डिफाइन तो कर दें कि दहशत गर्दी क्या है। दिन दहाड़े तारिक अजीज एसपी गले लगाता है उस आदमी को जो 11 गाड़ियों को तोड़ देता है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात यह है, हुकूमत ने चूंकि उसको सीन से हटाना था, खुद हुकूमत ने उसका केस चलाया। जो 11 गाड़ियों के मालिकान है उनमें से किसी एक मालिक को नहीं बुलाया। वीडियो एविडेंस दे के उसको जेल में कर दिया ताकि वो सेफ एंड साउंड हो, कहीं बोल ना पड़े अच्छा कि पुलिस का क्या रोल है। ठीक है। 2 साल उसको अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ वो रहा और आज बड़ी आराम से क्या किया कि जी गाड़ियों की जो तोड़ फोड़ है ये दहशत गर्दी नहीं है। ये तो दहशत गर्दी फिर और क्या है? दहशत गर्दी तो हम दहशत गर्द बैठे हैं ना, हम दहशत गर्द बैठे हुए हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में कत्लो गारतगरी की। मैं सबसे बड़ा दहशत गर्द हूं। जो आप पे इल्जाम लगा, जो मुझ पे इल्जाम है कि 4 लोगों को मैंने मार दिया, तो सबसे बड़े दहशत गर्द तो हम हैं। और जो कुछ वहां पुलिस कर रही थी वो दहशत गर्दी के जुमरे में नहीं आता। आज जिस ग्राउंड्स पे उसको रिलीज किया है कि तोड़ फोड़ का इल्जाम था, उस पे तोड़ फोड़ की उसने 2 साल सजा पूरी कर ली है। 7 ATA हटा देते हैं विच इज टेररिज्म, उसकी वो सारी दफात खत्म हो गई, उसकी वो 2 साल उसने चूंकि मुकम्मल कर लिया। लेकिन यहाँ मैं एक बात सिर्फ एक जुमला ऐड करता चलूं। नेक्स्ट इस किताब का बाब यह है कि अब गुल्लू भट्ट को मरवा दिया जाएगा। अच्छा, ये और वो भी खुरम नवाज के गले पड़ेगा। ये मैं आज आपके टीवी पे आज ही कह दूं, पता नहीं कल सुबह वो मरवा दिया जाए। अच्छा, ये बड़ी बात कर रहे हैं। ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह ताला आप ये चैप्टर देखेंगी और ये मैं फिर उस वक्त कोट करूंगा, वो भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के किसी वर्कर के गले में लटका दिया। तो आगे से फिर ये हो क्या रहा है कि हर चीज अभी आपने वो जो हम खुलासा थोड़ा दिखा रहे थे कि हुआ क्या कुछ था, पुलिस वाले फायर कर रहे हैं, दाद दी जा रही है, उन्हें बोला जा रहा है जी ब्यूटीफुल शॉट, वेरी गुड, गुल्लू भट्ट को गले लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले सीन से हटा दिए गए, अब इन्होंने कहा है कि शायद गुल्लू भट्ट को भी मार दिया जाएगा। पुलिस फोर्स को अगर आप फुटेज पूरी देखें जी, वो लीड करता था कि इधर चलो, और वो सारी कार्रवाई जितनी वहशत फैलाई जा रही थी, दहशत फैलाई जा रही थी, उसको बाकायदा ऐसे जैसे लीड कर रहा था। उसको हदायत थी, वो बाकायदा एक तरबियत याफ्ता फनकार के तौर पे वो पूरी फोर्स को कंट्रोल करता था। और ये आज साबित हो गया कि गुल्लू भट्ट दहशतगर्द नहीं था। जिनकी गाड़ियाँ टूटी और जिनके ऊपर दहशत फैलाई गई, और वो बच्ची जो पूछ रही थी कि मेरी माँ का कसूर क्या है, बिल्कुल मुझे ये तो बता दें कि मेरी माँ का कसूर क्या था। ये सारे दहशतगर्द थे, वो गुल्लू भट्ट दहशतगर्द नहीं था। आज तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने कमीशंस की बात की, आप देखें कमीशंस का ये हाल है। अभी 2 कमीशन का आपने तस्करा नहीं किया। एक हामिद मीर साहब के वाक़े का कमीशन बना, और उसके बाद एक दफ़ा मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से। हामिद मीर साहब खुद फरमाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब पूछते हैं हामिद मीर वो कमीशन की रिपोर्ट क्या आई है? तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मियाँ साहब ये तो आपने मुझे बताना था। मतलब ये मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव पूछ रहे हैं कि तो क्या रिपोर्ट है, आपने मुझे बताना था। हुकूमत का और वैसे वो देखे ना डॉन लीक, तो कह देते हैं हाँ, डॉन लीक की कमीशन देखें। ये वैसे आगा साहब जो क्वेटा सानहे की आई है उस पे भी तो देख लेना रिएक्शन क्या आया था, वो तो तजावुज कर गए, वो कैसे आ गई। वो तो उस जज की मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो जज की हिम्मत थी कि उसने सारी रिपोर्ट भी तैयार की और फेयर एंड फ्री, और उसके बाद उन्होंने
उसको शाया भी चलें, करवा कोई दिया। तो कमीशन की मैं रिपोर्ट आई, समझता हूँ कि उसको माना नहीं एक गया, बंदा लेकिन तो है, और वैसे मैं नाउमीद नहीं हूँ जो ठीक है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जो कमिटमेंट वो कर चुके हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मॉडल टाउन थाने को भी जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर रमेश साहब की तरफ आऊंगी, लेकिन मैं पहले लाहौर, अगर वो, क्योंकि हमने बताया था कि हमारे साथ बिस्मा अमजद वो बच्ची मौजूद है जो कि डायरेक्ट इफेक्टी है उस तरह से कि जी उनकी वालिदा तंजीला अमजद को और उनकी फूफी शाजिया मुर्तज़ा को शहीद किया गया था, डायरेक्ट फायर किया था पुलिस ने, और आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और तंजीला अमजद शहीद की वालिदा मुमताज़ हनीफ साहिबा भी मौजूद हैं। बिस्मा बेटा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आप मेरे प्रोग्राम में आई थी तो आपने कहा था कि हम इंसाफ लिए बगैर खामोश नहीं होंगे। अब ये जो आज कल में हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि एक तरफ गुल्लू भट्ट रिहा हो गया, फिर दूसरी तरफ अदालत ने चंद ये जो हमारी सियासी शख्सियात, बड़े हमारे जो कायदीन हैं, लीडरान हैं, इनको भी कह दिया है कि तलब करने की जो इस्तेदा थी पैट की वो मुस्तरद कर दी है। आप आज क्या कहोगी ये सारी डेवलपमेंट्स के बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी दिखाया कि किस तरह मॉडल टाउन में जुल्म सितम किया गया, किसी तरह निहत्ते और मासूम लोगों को शहीद किया गया। मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने ये सारा अमल करवाया, जो जिन्होंने सारा हुक्म दिया, और दर्जनों पुलिस वाले वहाँ मॉडल टाउन में आए, तो जो दर्जनों पुलिस वाले मॉडल टाउन में आए थे उनको अदालत में पेश कर लिया, लेकिन जो उनके सरबराहान थे, जो उनके सारा ऊपर डेवलप करने वाले थे, उनको क्यों नहीं बुलाएगा? ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, और ये इंसाफ मुकम्मल भी नहीं है। इंसाफ नहीं है। मैं तंजीला अमजद की वालिदा जो है मुमताज़ हनीफ साहिबा, आंटी मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह बिस्मा ने बात की, और बिस्मा माशाल्लाह काफ़ी इस हवाले से वोकल रही है। मैं तो इसके हौसले की दाद देती हूँ कि वालिदा के जाने के बाद, फुप्पी के जाने के बाद, इतना जुल्म और जबर देखने के बाद भी ये बच्ची बहुत खुल के बोलती है। आपको क्या लग रहा है कि इंसाफ के मुतलाशी जो आप लोग हैं, वाकई में इंसाफ होता नज़र आ रहा है, या फिर पता नहीं ये भी शायद एक माजी का किस्सा बन के रह जाए? जी बेटा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा अभी तक तो। हमें इंसाफ और उसकी चाहिए। क्या वजह है? आपको क्यों कुछ नज़र नहीं आता? मुझे जो वो कहते हैं मुझे नज़र नहीं आता। देखिए, चीफ जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट को क्यों अभी तक दबाया गया हुआ है? आखिर अगर इनके दामन इतने साफ हैं तो क्यों इस रिपोर्ट को शाया नहीं किया जा रहा? मैं अपील करती हूँ, जो चीफ जस्टिस हैं उनसे अपील करती हूँ कि वो इस हुक्म दे कि बाकर नजवी की रिपोर्ट को शाया किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। चीफ जस्टिस लोगों को इंसाफ दिलाने में तो 100 मोटर लेते हैं, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े 14 निहत्ते मासूम लोग शहीद कर दिए गए, 100 पे जख्मी किए गए। उनके बारे में क्यों नहीं उनके बारे में इंसाफ करते? आखिर इतना अरसा 2 साल और 7 माह गुजर चुके हैं। साल और 7 माह गुजर चुके हैं, और ये मैं जिस तरह पहले बात कर रही थी कि चले हम तो जो बात कर रहे हैं, पैट के एक लीडर मौजूद हैं, PMLN के और PMLQ के लीडर मौजूद हैं, बट ये बच्ची वो बच्ची है जो डायरेक्ट मुतासिर हुई है। इसकी वालिदा को शहीद किया गया है, इसकी फूफी को शहीद किया गया है। हमारे साथ ये जो वालिदा बैठी हुई है, ये माँ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी बेटी को शहीद किया गया है। तो इनसे ज़्यादा कौन वो लोग हो सकते हैं जिनको इंसाफ चाहिए, और 2 साल 7 महीने गुजर जाने के बाद भी ये कहते हैं कि इनको शायद उम्मीद उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर रमेश कुमार से मैंने जवाब लेने इन तमाम चीज़ों के, लेकिन डॉक्टर साहब इजाज़त देंगे, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर तफसील से इस पर आपसे बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से सवाल की तो गुंजाइश बचती नहीं है। जो कुछ बिस्मा ने कहा है या जो कुछ तंजीला अमजद साहिबा की शहीद की वालिदा ने कहा है कि 2 साल 7 महीने का अरसा गुजर गया है और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, ये कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है? पहली चीज़ तो ये कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और एहसास वाला ऐसा बंदा हूँ जो बच्चे, मुझे पता है कि जिन बच्चे के सर से माँ और बाप
किसी का माँ, किसी के बाप का अगर सहारा चला जाता है तो उसकी क्या गुजरती है। मैं बिल्कुल इस दुख में शरीक हूँ। मगर यहाँ पे जो कानून बने हुए हैं, आपके प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बताई है जो इस हवाले से, जो कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ कमीशनें मिली बनी और मगर कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो कानून बने हुए हैं, टेररिज्म लॉ बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें, अगर जैसे आज गुलू भट्ट रिहा हुआ तो गुलू भट्ट को भी कानून के मुताबिक, टेररिज्म लॉ के मुताबिक उसको जो सज़ा थी वो उसने सज़ा भुगती। हम जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। बताइएगा, गुल्लू भट्ट को करते हुए, गाड़ियां तोड़ते हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए या पुलिस वालों को लीड करते हुए जो हमने देखा है जिस तरीके से कि ये करो वो करो फलां करो, वो दहशतगर्दी कर रहा था कि नहीं? देखिए, पहली चीज तो ये कि गुलू भट्ट कोई PMLN को रिप्रेजेंट नहीं करता। आज अगर कोई भी मुजरिम, देखिए उसकी बड़ी मानती है। देखिए बात यह है कि कोई भी टेररिस्ट, कोई भी जो जुर्म करने वाला बंदा, अगर जहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी का फोटो लगा के आ जाए, कोई PMLN की गवर्नमेंट है वहां पे वो लेके झंडा लगा के आ जाए, इम्प्रेस करने के लिए मैं उसका वर्कर हूं। मैं कहता हूं कोई वर्कर है या नहीं है, कानून से ज्यादा ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। आपने अभी कहा चाहे बड़े रहमदिल इंसान है, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन कानून अब से ये जो ऊपर बच्ची कोई नहीं होना सवाल चाहिए। कर रही है, यही चीजें आप अपने पार्लियामान में, जिसके आप मेंबर हैं, MNA हैं, वहां पे उठा सकते हैं, वहां पे अपने एक तो वजीरों से, अपनी हुकूमत से सवाल तलब कर सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे सवाल कि नहीं? मैं तो बिल्कुल, आपको पता है कि मेरे जब भी ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैंने जिंदगी में झूठ बोलना कभी सीखा ही नहीं है। जहाँ पे ऐसी कोई चीज होती है, बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर जाता हूँ। अभी इन 3 सालों में 2000 प्रोग्राम किए हैं, मगर कहीं पे भी मुझे ये बताओ कि मैं इस तरीके से बात जो मुझे पता होती है उस चीज तक में जाता हूँ, जहाँ पता नहीं होती है मगर मैं इखलाक की जरूर बात करता हूँ, कानूनी माहिर जरूर हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस लड़ता हूँ, खुद जाके वकील बन के खड़ा हो जाता हूँ। अब यहाँ पे गलती क्या है? कमजोर कवानीन कसूरवार हैं। अब यहाँ पे गलती क्या है? कवानीन जो है वो फिर इन लोगों को हाथ नहीं डाल सकते। बात सिंपल में ये है कि कवानीन की अपने तौर पे बात है। बात ये कि कभी कभार केस एक तरफ का होता है, हम लेके उसको पॉलिटिसाइज करके और जगह पे लेके चले जाते हैं, हम यहाँ पे गलत हो जाते हैं। मैंने 1-2 मरतबा, गंदापुर साहब मेरे पास, मेरे साथ दूसरे भी प्रोग्राम में थे, मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था कि आप IG को या आप कोर्ट के अंदर, जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, आप कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालें कि भाई ये हमारे साथ हुआ है। अच्छा चले, एक सवाल का जवाब दे दें, देन आई हैव टू मूव ऑन। जस्टिस बाकर नजफी साहब की, क्योंकि आपने कमीशन की हिस्ट्री थोड़ी बताई, वो बच्ची ने भी ये कहा कि अगर वाकई हाथ साफ है, दामन साफ है, तो जस्टिस बाकर नजफी साहब की कमीशन की रिपोर्ट क्यों मंजरे आम पर नहीं लाते? देखिए, जब एक कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे इनके वकील भी बोल रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं हो सकता। 2 महीने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत पंजाब के हवाले कर दी, तो क्यों हुकूमत पंजाब उसको पब्लिक ये तो नहीं हो सकता कि ये गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्जाम लगाएं, जुडिशरी के ऊपर भी इल्जाम लगाएं। वो तो ये जुडिशरी से पूछे कि भाई क्या कमीशन, क्या इन्वेस्टिगेशन, ये जुडिशरी से पूछे। अब हुकूमत को इनको करना ये चाहिए एक तरफ प्रेशर। अब ये टारगेट डायरेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, भाई उन्होंने तो नहीं किया है। या आप देखें ना, किसी के ये कहते हैं उनके डायरेक्शन पे हुआ है, भाई डायरेक्शन पे हुआ है। मिनिस्टर साहब, वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो बड़े एक्टिव हैं अपने सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, और वो कहते हैं कि मेरे सूबे में चिड़िया भी पर मारे तो मुझे पता होता है, उन्हें पता नहीं चला कि उनके साथ मॉडल टाउन के अंदर ये हो रहा था। शायरी सुनाई है, आपने देखा कि उसने शायरी कितने दिल से पढ़ी है, देखें शायरी कितने दिल से पढ़ी है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिस दिल से वो शायरी पढ़ रहा है ना, ये काम वो कम से कम नहीं कर सकता। वहाँ चिड़िया पर मारे उन्हें पता चलता है, ये उनके अल्फाज हैं। लेकिन उनके साथ उनके नेबरहुड में क्या हो गया, मॉडल टाउन में 14 बंदों पे गोलियां बरस गई हुई है, मैं कहता हूँ जिस किस्म से, जिस दिल से उसने पढ़ी है, सर दिल से पढ़ी है, तो ये भी तो वो ये काम नहीं कर सकता, दारुल खिलाफा में वो क्या ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने नहीं किया, मैं कौन सा कह रही हूँ किया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्या उन्हें नजर नहीं आया कि बड़े दिल से, उन्होंने बड़े दिल से कहा है कि मैं इस दस्तूर को नहीं मानता, तो वो नहीं मान रहे ना, उनका अपना ही कोई दस्तूर है। 4-5 चीजें मैं कहूंगा, 4-5 चीजें मैं कहूंगा। बात यह है कि वो वजीर आला जो हमें बुला के धमकाता है, वो वजीर आला जो कहता है पर चिड़ी पर नहीं मार सकती, वो वजीर आला जिस वक्त, देखें ये सोन स्टेटमेंट्स हैं,
ये तौकीर शाह की सोन स्टेटमेंट है कि 9:15 बजे मैंने चीफ मिनिस्टर को उठा के बताया कि मॉडल टाउन में क्या हो रहा है। पहली गोली चली है 11:15 बजे। उस 2 घंटे के अंदर चीफ मिनिस्टर को क्या अमर माने था कि वो सिंपली कहता, अब वो कहते हैं हमने कहा डिसएंगेज, ओके चलो फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कहा डिसएंगेज, तो अगर पुलिस ने डिसएंगेज नहीं किया, बिल्कुल तो हजरत इमाम हुसैन के कातिल हम किन को मानते हैं? हम उनके कातिल मानते हैं यजीद को जी। और इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद तो बैठा था कूफे में और यजीद बैठा था दमिश्क में। उनको क्यों आज तक तारीख कातिल कहती है? इसलिए कातिल कहती है कि जो कत्ल करने वाले थे, इमाम हुसैन को शहीद करने वाले थे, जब उनको सजा नहीं दी तो इससे यह प्रूव हुआ कि उनकी पुष्टपनाही यजीद कर रहा था। हम ये कहते हैं कि अगर पुलिस वालों को उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाता। बट एक सवाल क्योंकि वो पैट से भी होता है और बार बार होता है कि कादरी साहब जब मुल्क में मौजूद थे, एक मोमेंटम गेन कर गई थी तहरीक के सास की तहरीक के हम ये करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरनों का भी ऐलान हुआ। अब कादरी साहब भी मुल्क से बाहर चले गए तो शायद वो प्रेशर भी रिलीज होता चला गया, उस कदर नहीं बिल्ड हो पाया। मैं बड़े दुख से एक बात कहता हूं कि अभी रमेश कुमार साहब ने भी कहा कि हमको अदालतों को प्रेशराइज करना चाहिए। तो जो एक गरीब बेवा औरत है जिसके पास 70,000 या लाख आदमी नहीं है कि वो लाख आदमी इस्लामाबाद लेकर आए, पार्लियामेंट का घेराव करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मजबूर करे इंटरवीन करने पर, एफआईआर लिखी जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंटरवेंशन पे एफआईआर लिखी जाए, फिर भी एफआईआर में गड़बड़ की जाए, फिर ऑर्डर आए और एफआईआर के कुछ पोर्शंस काटे जाएं, ये हालत है तो यानी लाख आदमी आपके पास हो तो आप एफआईआर जुल्म की करवा सकते हैं। ये जो इन्होंने बात की, मैं सवाल उनसे जवाब लेने दें कि जो उन्होंने कहा है कि जी केस को पॉलिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, वो किस तरीके से है? क्योंकि आप पे भी इल्जाम लगता है, आपकी जमात पे भी के साथ दे रहे हैं पैट का इस मामले में, कादरी साहब के स्टैंड पर आप लोग भी उनका जो है वो मौक़िफ़ दोहरा रहे होते हैं, कैसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? देखें, पॉलिटिसाइज ये अगर डॉक्टर साहब अगर इसको पॉलिटिसाइज करना कहते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि और कोई तरीका है नहीं कि जिस तरीके से हुक्मरानों को मजबूर किया जा सके कि वो इंसाफ की तरफ आएँ। लेकिन इस केस में तो बिल्कुल देखें ना, इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर ये कसूरवार नहीं थे तो तौकीर शाह किधर गया? फिर वो एसपी जो मौके पे मौजूद था वो किधर गया? वो डीआईजी मौके पे मौजूद था, थ्रू आउट रहा, वो किधर गया? अब्दुल जब्बार। अब आप देखें ये सारे लोग जो हैं उनको अगर इनकी पोस्टिंग्स कहीं इधर उधर हो गई इनको मुल्क से बाहर निकाल दिया। ये कोई तकरीबन 9 आदमी हैं जिनको मुल्क से बाहर भेज दिया, अच्छी पोस्टिंग दे के मुख्तलिफ तरीकों से उनको बाहर भेज दिया, बैरून मुल्क क्यों भेज दिया? ताकि वो कहीं वादा गवाह ना बन जाए, क्योंकि प्रेशर था उस वक्त, कादरी साहब ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ था। वो अच्छा, ये मानते हैं आपके कादरी साहब अगर होते मुल्क में या जिस तरीके से वो तहरीक लेकर चल रहे थे? बिल्कुल मैंने कादरी साहब से खुद भी ये बात अर्ज की थी कि अलामा साहब आप जो कुछ मर्जी हो जाए, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता इस मुल्क के अंदर अगर आप समझें कि इंसाफ 10% भी किसी को मिल सकता है तो नहीं मिलेगा, इस केस में नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये खुद 14 लोगों के कातिल हैं और 100 के करीब लोगों को शदीद जख्मी किया हुआ है। बूढ़े लोग, मैंने तो अपनी आंखों तो देखा हुआ है, पूरे ज़हीफ लोग, और आपकी फुटेज बताती है टांगों के ऊपर सीधे ये वो लाठियां बरसा रहे हैं, किस तरीके से मारे, और स्ट्रेट फायरिंग आप देख रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी। और फिर वो डीआईजी और एसएसपी जो है वो तारीफ कर रहे हैं, गुड शॉट जी, वेरी गुड। ये आपके बिल्कुल अभी दिखाया हमने, अभी तो ये सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि जब तक इनके ऊपर ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं समझता हूँ कि 14 लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और 100 लोग जो जख्मी हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और वैसे मेरा ईमान है, ये जो बच्ची है ना जी, इसकी आवाज मेरे कानों में है
अभी भी आपने भी सुनाई बिल्कुल। कि मेरी माँ का क्या कसूर था। क्या कसूर था? मुझे ये तो बताओ कि मेरी माँ का कसूर क्या है। अच्छा, ये इंशाल्लाह इसको जवाब अल्लाह की तरफ से जरूर मिलेगा और इसको इंसाफ मिलेगा, चाहे ये जितना मर्जी दूर ले जाने की कोशिश करे। ठीक है, दिन बदलते हुए देर नहीं लगती। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बिस्मा से और उनकी नानी से भी मजीद बात करेंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। आपकी तरफ आना चाहूंगी कि आप जो गुफ्तगू सुन रहे हैं और यहाँ पे जिस तरीके से डॉक्टर रमेश ने भी बात की है। अच्छा, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई लाहौर की। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ब्रेक में भी आप बात कर रहे थे जो गंडापुर से। कभी भी आदमी को लाशों के ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह। और यहाँ जो हो रहा है ना, मैं उसी चीज के ऊपर दोबारा आता हूँ और मैं जो बात करता हूँ वो बहुत तोल के करता हूँ और ऐसे नहीं करता। बात सिंपल में ये है कि जब एक इंसिडेंट हुआ है पंजाब में, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट है, एक कानून जो कहता है भाई आप एफआईआर कटाएं, आप उनके बिल्कुल इंसाफ की बात करें, और हम भी चाहेंगे उधर हो, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि कभी भी मैं स्पेशली इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं को पॉलिटिकल सरपरस्ती में कोई किसी का इस तरीके से कत्ल हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हैं। माजी में कभी ठीक है यार, ऐसे तो कराची के अंदर सारा ऐसे हुआ है, कराची के अंदर सारा ऐसे हुआ है। बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखिए ना, बात सिंपल में ये है कि कराची के अंदर बहुत सारा ऐसा हुआ है, मगर यहाँ पे अगर पुलिस जो यहाँ पे बैठी हुई है, कराची में बहुत हुआ होगा, मगर इस तरीके से नहीं होगा कि पुलिस गोलियां मारे। ये जो पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, एसपी चला गया, डीआईजी चला गया, मतलब वो उधर एक तरफ छोटू गैंग के सामने आपकी पुलिस बेबस हो जाती है। पंजाब पुलिस ये कहता हूं, निहत्थे लोगों को गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। देखिए, बात ये है कि अगर कोर्टें गलत हैं, कभी कहते हैं कि ये हॉस्पिटलों में हमें एडमिशन नहीं मिली, मना जिसमें आर्मी हॉस्पिटलों में भी नहीं मिली, ये सारी बातें जो है ना, हर इदारा कोई गलत नहीं है, हर इदारा गलत है। और यहाँ पे ये हमें इन चीजों के ऊपर बिल्कुल करना चाहिए। कभी कभार तो मैं खुद ये सोचता हूं कि इसके ऊपर पॉलिटिसाइज जो किया जा रहा है, ऐसे तो नहीं कि इनकी खुद की ये सियासत हो। अच्छा, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगाता, मगर ये नहीं चलें, गंडापुर साहब सियासत कर रहे होंगे, आगा साहब सियासत कर रहे होंगे, मान लिया एक लम्हे को, फ्यूचर एमएनए भाई मैं चाहता हूँ बिस्मा को मिले, बिस्मा को बिल्कुल मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। उस इंसाफ में जो रुकावट है, अब उनसे जरा सुन लें, बिस्मा बेटा क्या कहेंगी? उस इंसाफ में रुकावट कौन है? रुकावट यही बड़े इनके ऊपर सियासत करते हैं, जिसकी वजह। जी बिस्मा, मैं कहना चाहूँगी ये जो पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए हैं कि देखिए जी, जो इनके लीडर हैं और जो जिनको पाकिस्तान मुहफ़िज़ाने पाकिस्तान नाम नेहात कहा जाता है, ये बराह रास्त इस कत्ल में मुलव्विस हैं। इन्होंने मेरी मामा और मेरी पुप्पो को शहीद किया, और मैं बस यही कहना चाहूँगी, करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुछ तो कहून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़ुबान हंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इंशाल्लाह हमारे शहीदों का लहू पुकारेगा। और ये बराह रास्त इस कत्ल में मुलव्विस हैं, और इन्होंने मेरी मामा और मेरी पुप्पो को निहत्थे और मासूम लोगों को शहीद किया। हमसे हमारी मामा छीनी है, इंशाल्लाह इनसे हमारी पुप्पो छीनी है, मेरी नानों से उनकी बेटी छीनी है। आज 2 साल और 7 माह गुजर गए, अभी तक हमारे सर से हमारी मामा का साया छीन लिया गया। नानो अभी तक रोती रहती है अपनी बेटी को याद करके। वो कह रही है कि मेरी माँ का साया छीना, मेरी नानी से उनकी बेटी छीनी है। मैं आपके साथ हूँ, मैं कहता हूँ आपकी दुआ हमारी दुआ के साथ है कि आप हमारे साथ होते तो आज इतनी देर मगर जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, अगर इन चीजों में इन्वॉल्व हो, उसको कटड़े में आना चाहिए। मगर ये जो अपने ही लोग इन चीजों के ऊपर सियासत करते हैं, उन चीजों में नहीं आए। आप खुदा से मांगे, कोर्ट से मांगे, उनसे मांगे, बिल्कुल हम चाहते हैं, मगर इन चीजों के ऊपर जो सियासत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। जी मुमताज हनीफ साहिबा। जी बेटा, इंसाफ चाहिए। मुझे लग नहीं रहा कि इंसाफ मिले। बाकी पाकिस्तान में सब हुकूमतें आई हैं, हुक्मरान भी आए हैं, जो वो हुक्मरान है जिन्होंने जुल्म इतना किया कि हम सोच नहीं सकते। मेरे सामने मेरे जिगर दे टुकड़े कट करते कि मैं बस हुण मैं अल्लाह दे वली दे दर ते मेरियां बच्चियां गईयां, उन्हां दी दुआ नाल ही मैं जिहड़ियां ने जिंदा है।
कि मैं ना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा दिल जख्मी हो गया। ओ अल्लाह तआला दे रसूल नू जी बात करें जी जी मेरे अल्लाह तआला दे रसूल नू जो भी मतलब जो भी मैनूं ते गल नहीं आती कि मैनूं दुख दे नाल कि मैनूं समझ नहीं आती कि मैं की करा। मैं सोच नहीं सकती कि कदी भी इस तरह भी हो सकता है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कदी इस तरह दुनिया में हम समझते हैं अब कि ये जो बात इन्होंने की है कि कौन सोच सकता है कि हमारे हुक्मरान हम ही पे गोलियां बरसाएं और मैं कहता हूँ अम्मा जो कह रही है जिसका बेटा जाता है जिसकी खाली होती है हमें उस चीज का एहसास है। मैं समझता हूँ कि खुदा मेरे मजहब में भी ये है उसको कभी नहीं माफ करता जो दूसरे की गोद उतारता है। मगर मैं कहता हूँ फिर भी कानून के थ्रू अगर आप जाएंगे आप इल्जामबाजी से निकले, आप इल्जाम आप कानून आप कहें कि बाबा ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है इनके वारिस जाए कि ये हुआ है। नजर आ रहे बात सिंपल में ये यहाँ पे इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये इस तरीके से किया जा रहा है, बड़ों के नाम लिए जा रहे हैं जो होते नहीं है, जो इनकी जिम्मेदार नहीं है। आप इस केस को खराब खुद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अर्ज ये है डॉक्टर साहब की तकरीरें बड़ी खूबसूरत होती हैं, खुद वकील हैं। FIR दर्ज अगर ना हो डॉक्टर साहब फरमा दें कि क्या करे आदमी। ठीक है, अच्छा बट दैट सम्स इट ऑल मेरे ख्याल से। आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत ठीक है, FIR ही दर्ज नहीं होती तो क्या करेगा साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, कामिल अली आगा साहब और बिस्मा का भी और आंटी का भी, मुमताज़ हनीफ साहिबा का भी प्रोग्राम हमें ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।